हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जो कि जूनियर असिस्टेंट स्पेशल ये होगा। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट है 100 क्वेश्चन का। इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं, इसके बाद रीजनिंग का, फिर कंप्यूटर, फिर जीएस, फिर कंप्यूटर, फिर इसके बाद यूपी स्पेशल सबसे लास्ट में हम देखेंगे 20 क्वेश्चन। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर इसके पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से सारे के सारे जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी के देखेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं हिंदी का, कुछ इस तरीके से दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है इनमें से। ठीक है, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और डोगरी, इनमें से कौन सी एक पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आती है, ये बताना है। 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो उसमें ब्रज बोली आती है। ठीक है, कन्नौजी भी आती है, बांगरू भी होती है, लेकिन डोगरी जो बोली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ये डोगरी भाषा जो है, डोगरी बोली कहाँ बोली जाती है तो जम्मू में बोली जाती है। ठीक है, और ये जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी ये डोगरी भाषा शामिल है। ये कुछ हिमाचल और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। ठीक है, और इसे हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। जो बांगरू है इसको हरियाणवी भी कहा जाता है, यानी कि हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। तो बाकी सारे पश्चिमी हिंदी की बोली है, लेकिन डोगरी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो टोटल होता है 11। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं तो रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे बताना है कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। तो इस पंक्ति में अगर हम देखें तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। श्लेष अलंकार के लक्षण क्या होते हैं कि ये अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर इसमें हम देखें इस वाले पंक्ति में तो इसमें पानी के 3 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, जो पानी आया हुआ है इसके पानी के 3 अर्थ निकलते हैं। ये मोती के लिए चमक के रूप में प्रयोग किया गया है, मनुष्य के लिए सम्मान के रूप में प्रयोग किया जाता है, और चूना के लिए पानी यानी कि जल वो भी जरूरी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पानी का 3 अर्थ निकलता है, मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष में चिपका, यानी कि चिपका मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। ठीक है, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार होता है मतलब श्लेष अलंकार क्या होता है, शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, या उभय अलंकार होता है, या फिर उपयुक्त में से सबसे अलग होता है, ये बताना है। तो देखिए जहाँ शब्दों के कारण वाक्य में सौंदर्यता या फिर चमत्कार आए वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। अब उसमें शब्द अलंकार में कौन कौन सा, जैसे कि अनुप्रास हो गया, यमक है, श्लेष है, ये सभी क्या है, ये सभी शब्द अलंकार हो जाएंगे। ठीक है, इसमें शब्द के अनुसार जो है सौंदर्यता आती है, तो ये श्लेष अलंकार जो है शब्द अलंकार का क्या है, प्रकार है, उप प्रकार है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं तो जलवायु शब्द निम्न में से किस समास का उदाहरण, मतलब कि जलवायु में कौन सा समास है ये बताना है। देखिए जलवायु की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है किस प्रकार के समास का उदाहरण, तो जलवायु देखिए आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या फिर युग्म कह सकते हैं। दोनों शब्दों की प्रधानता होती है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे कि जलवायु, जलवायु में 2 शब्द हैं, जल और वायु। ठीक है, दोनों शब्द प्रधान हैं और दोनों जोड़े में हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अन्य उदाहरण में जैसे पाप पुण्य लिखा जाता है, तो पाप पुण्य में पाप और पुण्य दोनों क्या हैं, दोनों जो है प्रधान शब्द हैं। ठीक है, जैसे कि हानि लाभ लिखा जाता है, जैसे कि माता पिता लिखा जाता है, तो ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, लाघव चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम या फिर विवरण चिन्ह। तो समानाधिकरण शब्द जो होते हैं उसके मध्य में जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि इस तरीके से जो हिंदी में लगता है ये कामा, इसको अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सख्यागमन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, सख्यागमन का संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसके बारे में सही है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो सखी प्लस आगमन। ठीक है, आंसर तो इसका क्या है, ए पार्ट करेक्ट है। सखी प्लस आगमन इसका जो है सही रूप से इसका संधि विच्छेद हो जाता है। और ये किस प्रकार की संधि के अंतर्गत आएगा, तो ये यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को जो पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। मतलब एक जो पत्र प्रधानाचार्य को लिखा जाता है छात्र के द्वारा, तो वो पत्र किस श्रेणी में आता है ये बताना है। तो ये पत्र आता है आवेदन पत्र की श्रेणी में। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवेदन का अर्थ निवेदन अथवा प्रार्थना भी होता है, तो इसलिए इसे प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। यानी कि सेवक को ये रेखांकित किया, इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। तो कारक की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, संप्रदान कारक है। वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, को अथवा फिर के लिए। ये दोनों में से कोई एक अगर आपको मिल जाए और कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहां पे संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पे कंबल दे रहा है राजा, किसको दे रहा है, सेवक को दे रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। इनमें से पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल की अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, वो वह आए थे। ये क्या है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल मतलब क्रिया का वह रूप होता है जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो और क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका हो, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से दिए गए सही वाक्य वाला काल वाला विकल्प चुनना है। यदि मैं इस समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, इसमें कौन सा काल है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इसमें आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, हेतु मद भूतकाल होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हेतु मद भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल यानी पास्ट में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, तो वहाँ हेतु मद भूतकाल होता है। तो इस परिभाषा के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेतु मद भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिया जो होने वाली थी वो क्रिया नहीं हो पाई। जैसे कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ठीक है, और यहाँ पे गाड़ी छूट गई तो इसलिए यहाँ पे हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे। तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहा जाता है। ठीक है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहा जाता है। तो देखिए, सरल या साधारण वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, सरल और साधारण वाक्य। तो जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया, उसको सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहा करने निम्नांकित में से कौन सी क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताना है कि नहाकर जो शब्द आया है, जो क्रिया आई है, वो किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नहाकर शब्द जो है ये पूर्वकालिक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तो जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, झूठा सच के लेखक कौन है। इस पुस्तक के या उपन्यास है, ये उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, इसका नाम क्या है उस लेखक का, ये बताना है। तो इस लेखक के अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यशपाल है। यशपाल ने उपन्यास लिखा था झूठा सच, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। इनकी अन्य कृतियों में देशद्रोही, दादा कॉमरेड, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, यशपाल के ने लिखा है दादा कॉमरेड। इसके अलावा अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी, उसकी बात, ये सभी जो है इनके क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का इसमें से, ठीक है, चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन, इसमें से कौन एक अलग प्रकृति या अलग अर्थ व्यक्त करता है, ये बताना है। तो देखिए, चिरंतन, शाश्वत, सनातन तीनों एक अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन अधुनातन जो होता है ये अलग अर्थ रखता है, इसका अर्थ होता है आधुनिक से। तो यहाँ पे अलग सबसे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों एक ही अर्थ प्रयोग करते हैं, या मतलब एक ही अर्थ के हैं।
तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए युग में से कौन सा गलत है। अनुग्रह का आग्रह दिया गया है, अनंत शांत दिया गया है, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए विलोम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अनुग्रह शब्द का विलोम आग्रह नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अनुग्रह शब्द का अर्थ होता है कृपा, और जिसका विलोम होता है विग्रह या फिर अत्याचार कह सकते हैं। जड़ का विलोम चेतन होता है, तो ये सही है। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है, ये भी सही है। और इसके अलावा अनंत का शांत होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ये गलत दिया गया, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं, इनमें से पुरंदर अमरपति दिया गया है, ठीक है। पर्यायवाची बताना है, सरोवर, पुष्कर, जलद, अम्बुद, फाड़ी, उरग। यहाँ पे कौन सा एक अलग प्रकार का पर्यायवाची मतलब है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जलधि का अम्बुद जो दिया गया, तो जलधि का अर्थ होता है जो है समुद्र। जलद का अर्थ क्या होता है, समुद्र, यानी जलद किसका पर्यायवाची है, तो समुद्र का पर्यायवाची है। और अम्बुद होता है किसका पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची। तो यहाँ पे यही अलग है दिया गया सी पार्ट में, बाकी सारे जो है सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है, इनमें से कर्मवाच्य कहाँ पर है। तो कर्मवाच्य की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि मारा गया क्रिया का प्रभाव जो है कर्म, जो कि इसमें क्या है, चूहा है, तो चूहे पर पड़ रहा है, और वाक्य में कर्म की प्रधानता भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पे वाक्य क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ बताना। मतलब पहली वाली गाड़ी का अर्थ क्या होता है, दूसरी वाली गाड़ी का अर्थ क्या होता है। तो पहली वाली गाड़ी का अर्थ होता है यान, और दूसरी वाली गाड़ी का अर्थ हो जाएगा गहरी। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो संस्कार शब्द में अगर उपसर्ग की बात करें तो उसमें सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, वो दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में उद्धरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार लिखना है। अपने आप जो है इसमें किस प्रकार या किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आप अपने आप इस तरीके से आ जाए तो निजवाचक हो जाएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है। इसमें से समृद्ध स्वर क्या होते हैं, तो जिनके उच्चारण में मुंह छिद्र लगभग बंद होता है, ठीक है। मुख का जो छिद्र है ये लगभग बंद हो, तो वहाँ पे वो स्वर जो है निकलेगा, तो वो समृद्ध स्वर में आ जाएगा। जैसे कि छोटी बड़ी अगर आप कहते हैं या छोटा बड़ा, तो ये क्या हो जाता है, चार हैं जो समृद्ध स्वर के उदाहरण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई पार्ट, सॉरी सी पार्ट, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो इस तरीके से ये चार स्वर जो हैं क्या है, समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी की बा ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है ये बताना है। तो देखिए बा ध्वनि की अगर हम बात करेंगे तो बा जो होता है ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पावर के जो है वर्णों को क्या कहते हैं, ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, पापा, बाबा, माँ, ये इतने वर्ण क्या है, ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वा वर्ण किस प्रकार का वर्ण है। तो वा वर्ण की अगर हम बात करेंगे तो वा वर्ण जो होता है वो दंतोष्ठ वर्ण होता है, ठीक है। वा वर्ण क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ वर्ण हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। वा वर्ण क्या है, दंतोष्ठ वर्ण है, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का, ये बताना। तो देखिए वो स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द में हम कहेंगे प्रोषित पतिका। क्या कहेंगे, प्रोषित पतिका कहेंगे, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रवस्त पतिका, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन जो होगा वो अपठित गद्यांश होगा। इस गद्यांश को आप जरूर पढ़िएगा, 26 से 30 क्वेश्चन तक हम गद्यांश से करेंगे क्वेश्चन। गद्यांश को पढ़िएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन गद्यांश से है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद में लगता है, और उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है। तो घुमक्कड़ में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो घुम प्लस अक्कड़ बनेगा, और अक्कड़ यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस गद्यांश के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इनका जन्म हुआ था वैशाली में। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा व्यंजन संधि। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्व प्लस छंद बनेगा, और इस तरीके से यहाँ पे जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे चा आ जाता है, और इस तरीके से जब कोई व्यंजन आ जाता है इन दोनों के बीच में तो वो हो जाता है व्यंजन संधि। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? इस गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा 35 वर्ष। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? श्रुति धर्म का अर्थ होता है, श्रुति को वेद कहा जाता है, अतः श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन होगा जीएस सॉरी रीजनिंग से। रीजनिंग के क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, आपको सिर्फ मैं क्वेश्चन दिखाया दे रहा हूँ, आप लोग इसको हल करिएगा और इसका जो है आंसर मैं बताया दे रहा हूँ क्या होगा। तो 31 में जो क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग का उसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आप पॉज करके वीडियो को इसको सॉल्व करिएगा, इसके बाद आपको आंसर इसका मिल जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 32 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद दिया गया है कथन और निष्कर्ष, और इसके बाद फिर इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष के अलावा इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, इस तरीके से दिया गया है, इसमें क्या आंसर होगा आप इसको लगाइएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद आप इसको लगाइए, फिर इसका आंसर आगे आ जाएगा डी पार्ट। 35 का इसका आंसर क्या होगा? 35 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं? ठीक है, आप इसको गिनिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। फिर कथन और निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। इसको करिएगा, आप लोग समझिएगा। 38 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? आप इसको लगाइएगा बी पार्ट। 40 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, इसको आप लगाइएगा ज़रूर। इसके बाद 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। फिर 42 का आंसर हो जाएगा पालम दिल्ली दमदम। ठीक है, पालम एयरपोर्ट है, दमदम भी एयरपोर्ट है, पालम दिल्ली में, दमदम कहाँ पर है? तो इसका 42 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट कोलकाता। ठीक है, 43 का आंसर डी पार्ट। 44 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, और 45 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ठीक है, जीएस क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी की अगर हम बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध नवरत्नों में से शामिल एक चिकित्सक थे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि हर्ष के समय प्रसिद्ध नाटककार थे, जो कि गलत है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो यही आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेनापति नहीं थे, चिकित्सक थे, और इन्होंने आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड ये पंडित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है, तो नवरत्नों में से सर्वोत्कृष्ट महाकवि जो थे कालिदास थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से वो 5 इंडीज कौन कौन से थे ये बताना है। ठीक है, तो जो 5 इंडीज थे जिसको हर्षवर्धन ने अपने नियंत्रण में लिया था, उसमें थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इनको 5 इंडीज कहा जाता था। ठीक है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। इनको क्या कहा जाता है? 5 इंडीज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कादम्बरी के लेखक का नाम क्या है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है ये बताना है। तो देखिए, कादम्बरी जो है संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने किया था। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा बाणभट्ट इनका पूरा नाम था। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्होंने रचना की थी, हर्षचरित की भी रचना किया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार जिसको कहते हैं कि एक अनोखी विशेषता, काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है काली मृदा, जिसको दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैशाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम भारत और आम्र वर्षा उड़ीसा में होता है। इसमें से कौन सा एक गलत लगा हुआ है? ठीक है, तो आंधी जो है उत्तर प्रदेश में चलती है, जो कि सही है। काल वैशाखी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत क्षेत्र में आता है। लू जो है ये उत्तर पश्चिम भारत में आता है, यानी उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र में लू चलती है खूब। और आम्र वर्षा जो होता है वो उड़ीसा में नहीं होता, आम्र वर्षा जो होता है वो केरल में होता है। ठीक है, केरल या फिर तो कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? ठीक है, ये बताना है। भारत में अगर 2021 के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखेंगे तो कुल वनावरण जो है 71.3 मिलियन है। ठीक है, 71.3 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% आता है। और वनावरण और वृक्षावरण जो है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरीके से जो कि ये 24.62% आता है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, अगर वनावरण और वृक्षावरण देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अगर देखते हैं आप तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा डी पार्ट, इसमें से कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ये बताना है। ठीक है, 1991 में जब आर्थिक सुधार लाया गया तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो उस समय अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? विनिवेश आयोग से संबंधित इसमें से कौन संबंधित है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जी.बी. रामकृष्णा। जी.बी. रामकृष्णा जो थे ये विनिवेश आयोग के से संबंधित है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। इनकी अध्यक्षता में जो है सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया गया था और 1999 में जो है विनिवेश विभाग की जो है स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, सेवाएं, विनिर्मित उत्पाद। देखिए, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक में प्राथमिक वस्तुएं आती हैं, ईंधन और बिजली भी आती हैं, इसके अलावा विनिर्मित उत्पाद भी आती हैं, सेवाएं नहीं आती हैं। तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ठीक है, इसका नाम बताना है। लोकसभा के पहले प्रथम अध्यक्ष या पहले स्पीकर कौन थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जी.बी. मावलंकर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये 1952 से लेकर 1956 तक जो है ये लोकसभा के स्पीकर रहे थे और आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा इनमें से? ठीक है, तो उनका नाम क्या था? इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा रहा था, ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़ का। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बलराम जाखड़ की अगर हम बात करेंगे तो इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था 1980 से लेकर 1989 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, और इन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान जो है इसकी अध्यक्षता किया था। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आवश्यक न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इनमें से तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक इनमें से अगर देखा जाएगा तो समुद्र जल जो होता है ये सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम चालक होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं? तो ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निष्क्रिय टर्मिनल एक का विद्युत घटक है जो सर्किट यानी परिपथ के तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है और वो कौन सा है? इसमें अगर हम बात करेंगे आंसर की तो वो होता है रजिस्टर। रजिस्टर मतलब प्रतिरोधक। ठीक है, तो ये जो होता है रजिस्टर एक निष्क्रिय टर्मिनल विद्युत घटक होता है जो परिपथ में तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। इसका उपयोग जो है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए संकेतकों के स्तर को जो है समायोजित करने के लिए किया जाता है।
जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC का अध्यक्ष नियुक्त किया है इनमें से? तो ये नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति MP शाही, ठीक है, AP शाही, न्यायमूर्ति AP शाही हैं जिनको नियुक्त किया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त ओबरा डी तापीय परियोजना के अंतर्गत कितनी क्षमता की 2 इकाइयां स्थापित किया जाएगा? तो वो होंगी 800 मेगावाट की। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 800 मेगावाट की, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश की पहली सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन किसके आकार में बनाया गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन जो है ये किसके आकार में बनाया गया है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में निर्मित किया गया है और इसे शंख के आकार में बनाया गया है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, शंख के आकार के। वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्यों की सूची में पहले स्थान पर आता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 2022-23 में तमिलनाडु जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्यों की सूची में पहले स्थान पर आता है। तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। इस सूची में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर आता है और कर्नाटक का नंबर तीसरा आता है इसमें, ठीक है, और महाराष्ट्र जो है चौथे स्थान पर आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मई 2023 में 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, प्रिंटर। तो इसमें अगर हम देखें तो गणना के रूप में अगर हम देखेंगे तो प्रिंटर जो होता है वो गणना के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, प्रिंटर जो है प्रिंट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बाकी सभी से जो है गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। MMS का क्या अर्थ होता है? अब यहाँ से कंप्यूटर शुरू हो गया। SMS का क्या अर्थ है? SMS मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? कंप्यूटर का मॉनिटर होता है जो कि एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस के द्वारा जो है डेटा जो और कमांड्स जो दिया जाता है उसका जो रिजल्ट होता है उसके रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है डिवाइस प्रयोग करते हैं मॉनिटर का। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग करता है, जहाँ पे हम दिखाते हैं सारी चीज़ों को। तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या करता है? तो कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर चीज़ें क्या क्या कर सकता है, ठीक है, ये बताना। तो ये हो गया कंप्यूटर, 4 ऑप्शन दिया गया, इस तरीके से बताना कि इनमें से उत्तर सही चयन करना। तो देखिए कंप्यूटर जो होता है वो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्त है जो कि सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा भी आक्रमित होता तो ये भी सही है। तो इस तरीके से कंप्यूटर के बारे में चारों तथ्य सही हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी चारों। डेटा प्रविष्ट को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो डेटा प्रविष्ट के रूप में अगर देखा जाए तो OCR दिया गया है, OMR है, COM है, MICR है, ठीक है। तो OCR की अगर हम बात करेंगे इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्निशन। तो इन सभी का प्रयोग जो है डेटा एंटर के लिए किया जाता है, ठीक है, इन तीनों का प्रयोग। और बाकी ये जो दिया गया है COM इसका प्रयोग नहीं करते, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को क्या कहते हैं? तो रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को जो है क्यूज कहते हैं। तो क्यूज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं कोडिंग। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, कोडिंग। 1980 के दशक की शुरुआत में बर्जने स्ट्रास्ट्रुप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है विकसित किया गया था? तो बर्जने ने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1980 के दशक की शुरुआत में विकसित किया था उसका नाम था C++। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। LSI का फुल फॉर्म बताना है। LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है इसका फुल फॉर्म। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है HTML का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, HTML का फुल फॉर्म
की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ये क्या करता है, तो ये वेब पेज के लिए जो है प्रमुख मार्कअप लैंग्वेज है। ये किसी डॉक्यूमेंट्स को किसी डॉक्यूमेंट्स में जो है टेक्स्ट आधारित संरचना को निर्धारित करने का जो है डिवाइस है। इसके लिए जो है टेक्स्ट विशेष को लिंक, जैसे हेडिंग हुआ, पैराग्राफ है, सूची आदि है, इसको नोट करती है और इसमें इंटरेक्टिव फॉर्म, चित्र हो गया, ठीक है, और अन्य ऑब्जेक्ट को जो है ऐड करती है। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल यानी कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट कोड प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, फुल फॉर्म है, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट का, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईमेल में आने वाले संदेश जो है किसमें संचित किए जाते हैं, तो ईमेल में आने वाले जो संदेश होते हैं, मैसेज होते हैं, उनको इनबॉक्स में जो है रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए, मतलब क्या दबाना चाहिए, और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए। तो देखिए MS पावर पॉइंट में जो है एक शॉर्टकट की होती है F5, फंक्शन की होती है F5। तो F5 शॉर्टकट की का उपयोग पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो पहली स्लाइड में अगर देखा जाए तो F5 यहाँ पे है, तो यही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। और इसके अलावा, ठीक है, Ctrl+S जो होता है वो प्रेजेंटेशन को सेव करता है, Ctrl+O जो होता है वो क्या करता है, प्रेजेंटेशन को ओपन करता है। F5 जो होता है वो पहली स्लाइड से प्रेजेंट करता है, और Shift+ अगर F5 दबाते हैं तो जो प्रेजेंट में जो स्लाइड है उससे जो है प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड दस्तावेज में निम्न में से कौन सा एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग द्वारा जो है वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ के ऊपर या नीचे की स्पेस की मात्रा को जो है निर्धारित किया जाता है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग, इसका आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, DBMS में एक तालिका के कॉलम को क्या कहा जाता है, ठीक है, DBMS में एक तालिका के कॉलम को क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी डेटाबेस में एक तालिका के कॉलम को जो है एट्रीब्यूट कहा जाता है, यानी कि गुण कहा जाता है। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल है। सूचियों को मिलान करना है यूपी स्पेशल से संबंधित, ठीक है। ऐतिहासिक इमारत और स्थान कहाँ पर दिया गया है। 84 गुंबद किस जगह पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। 84 गुंबद जो पड़ेगा ये जालौन में पड़ता है। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो जामा मस्जिद जो है मुरादाबाद है इसमें से। बौद्ध का स्तूप कहाँ पर है, तो ये कुशीनगर हो जाएगा। और कामतगिरी पर्वत ये आपका पड़ता है चित्रकूट में, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान करने को इसमें 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है ये कहाँ पर स्थित है। आलू निर्यात जोन की अगर हम बात करेंगे तो ये अलीगढ़ में स्थित है, फर्रुखाबाद में है, कानपुर में है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, हाथरस है, मेरठ है, आगरा है, बदायूं है, रामपुर है, गाजियाबाद और फिरोजाबाद में। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है, आगरा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो उसमें अगर देखा जाएगा तो वो जिला कौन सा है, तो वो श्रावस्ती है। आंसर सी ऑप्शन। यहाँ पे 34.8% जो है महिला साक्षरता दर है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पड़ता है लखीमपुर जिले में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, लखीमपुर खीरी, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसमें से, ठीक है, बताना है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किन फसलों में आता है। गन्ना, धान, आलू, मक्का। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे गेहूं उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, लेकिन धान के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान नहीं आता गन्ना उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहला और तीसरा सही है, बाकी ये दूसरे में प्रथम स्थान नहीं आता। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से बताना है अगले क्वेश्चन में कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना इनमें से, ठीक है। शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप एवं नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या फिर पथरई बांध, इनमें से कौन सी एक पेयजल परियोजना के अंतर्गत आता है। तो गोकुल बैराज जो परियोजना है ये पेयजल परियोजना है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आगरा मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराता है, ठीक है।
और ये गोकुल के निकट जो है यमुना नदी पर बैराज बनाकर पूरी की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा पथरई बांध जो है झांसी जिले में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है ये गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लोक नृत्य जो राहुला है इसका संबंध जो यूपी के किस क्षेत्र में से है, किस क्षेत्र से आता है? राहुला जो है लोक नृत्य है, और राहुला लोक नृत्य जो है ये यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? कौन से स्थान को जाना जाता है ये बताना। तो इमदाद खानी घराना है, तो अगर हम देखेंगे तो सुरबहार संगीत के लिए, सितार और सुरबहार संगीत के लिए तो इटावा को जाना जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इटावा। ठीक है। महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? तो महाकुंभ जो लगता है वो 12वां वर्ष पर लगता है, 12 वर्ष पर, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 4 स्थान पर लगता है देश में, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है ये पड़ता है मेरठ में, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल के उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से रामसर स्थल इनमें से, तो इसमें से अगर देखा जाए तो सुरनसिर मानसर झील जो है ये रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। बाकी सुर सरोवर, समसपुर, सरसई, नावर, ये सभी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सुर सरोवर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा जिले में पड़ता है। इसके अलावा समसपुर पश्चिम बिहार ये कहाँ पर है? तो ये रायबरेली में पड़ता है। ठीक है, रायबरेली। सरसई, नावर जो दिया गया है ये इटावा में है झील, तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय यानी कि थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है? वो कौन सा जिला है जहाँ पे बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है बलरामपुर जिले में, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस मुख्यमंत्री के नाम से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज है? तो ये अभी जो वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के नाम पर है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थापित किया गया है? तो एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री जो है ये हरदोई जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस समूह की है? तो बर्जर पेंट समूह जो है वो स्थापित कर रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश किस मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उस पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है मुलायम सिंह यादव, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये सार्वजनिक मामले में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है। दिया सिलाई उद्योग जो है किस जिले में है? तो दिया सिलाई उद्योग जो है ये आपका पड़ता है बरेली जिले में। कागज उद्योग तो सहारनपुर हो जाएगा। पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं कहाँ पर? मुरादाबाद में। और कालीन का उद्योग जो बनता है वो कहाँ पर बनता है? कालीन उद्योग ये मिर्जापुर में बनता है। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलान करना है, जनपद और मुख्यालय बताना है। ठीक है, अब अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय जो पड़ता है ये अकबरपुर में है। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? तो अकबरपुर माटी में है। जालौन का मुख्यालय तो उरई हो जाएगा। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत कांग्रेस के राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो जब 1909 में हुआ था कांग्रेस के अध्यक्षता तो उसमें मोतीलाल नेहरू ने किया था, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार जो है चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो देखिए, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के चिन्हट, मसेलिया जैसे क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है, तो चिन्हट और मसेलिया हो जाएगा। ठीक है, ये मुरादाबाद की पीतल बर्तन और सहारनपुर के घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है,
और आज का 5वां प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू।